नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम ऊष्मागतिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियोज में भी ऊष्मागतिकी से रिलेटेड ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के वीडियो लेकर आए थे। अब उनसे आगे की वीडियोज हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन लेता हूँ कि चित्र में दर्शाए गए अनुसार ऊष्मागतिक प्रक्रम को रेखीय प्रक्रम द्वारा मूल अवस्था D से किसी माध्यमिक अवस्था E तक लिया गया है। देखिए, D से E और E से F तक गैस द्वारा किया गया कुल कार्य क्या होगा, ये हमें निकालना है। पहले तो D से E तक और फिर निकालना है E से F तक। तो देखिए, यहां पर ध्यान देंगे कि हमारे पास में जो वाकड़न है वो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम D से E तक, जो D से E तक जो किया गया कार्य है वो धनात्मक होगा। जो किया गया कार्य है वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। और देखिए, यहां से D से E तक किया गया कार्य धनात्मक और E से F तक किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। और यहां पर ये वाला जो क्षेत्रफल है, इतना कार्य किया जाता है। देखो, इतना कार्य किया जाता है, D से E तक पहुंचते हैं तब। और फिर E से F तक पहुंचेंगे तब इतना कार्य किया जाता है, लेकिन ये माइनस में। तो टोटल वर्क डन में से ये वाला जो वर्क डन है वो घट जाएगा। तो हमारे पास में देखो केवल और केवल ये वाला पार्ट रह जाएगा, केवल और केवल इतना भाग रह जाएगा। तो इतने भाग का जो क्षेत्रफल है वही कार्य के इक्वल होने वाला है। देन यहां से आप ध्यान देंगे, टोटल जो वर्क डन है वो इसे त्रिभुज के क्षेत्रफल के इक्वल होगा। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आप यहां पर ध्यान देंगे, आधार यहां पर हमारे पास में है 7 - 3 और ऊंचाई हमारे पास में है 600 - 200। देन यहां से देखिए कितना आ जाएगा, 1/2 4 गुणा में 400 और ये हमें मिल चुका है 800 जूल। ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि 1 मोल आदर्श गैस पीवी ग्राफ में दर्शाए अनुसार चक्रीय प्रक्रम ABCD में संपन्न होता है। तो प्रक्रम में किया गया कुल कार्य है, प्रक्रम में किया गया कुल वर्क डन होगा। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि ये जो आप देख रहे हैं बंद वक्र, और बंद वक्र के अंदर जो किया गया चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य है वो इसके क्षेत्रफल के इक्वल होने वाला है। तो इसका क्षेत्रफल यहां पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो वाकड़न हमें मिल जाएगा। तो W = ये हमारे पास में एक आयत है, तो यहां पर इसका लंबाई गुणा चौड़ाई से हम इसका फॉर्मूला मतलब क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लेंगे। तो 4 - 2 और ये लीटर में है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर क्यूब में। तो गुणा 10⁻³ क्योंकि जो एक जो लीटर होता है वो बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब के। फिर इनटू में दाब की वैल्यू है, दाब की वैल्यू है 8 - 4 ATM और 1 ATM बराबर होता है 10⁵ पास्कल। या यहां पर हमें रिलेशन दे रखा है, उसी से भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हमें आंसर जूल में चाहिए। तो 2 × 10⁻³ इंटू 4 × 10⁵। तो ये आ गया 8 × 100 रह जाएगा, तो ये आ गया 800 जूल। तो ऑप्शन सी यहां सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक ऊष्मागतिक निकाय चित्र के अनुसार चक्रीय प्रक्रम ABCD में संपन्न किया जाता है।
तो निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। यहां पर आप डायग्राम देखिए कि ए से बी, फिर बी से सी, सी से डी, फिर ए तक एक चक्रीय प्रक्रम है। बट इस चक्रीय प्रक्रम को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो ऊपरी भाग है, ये वाला जो कार्य है इसको मैं W1 कह दूं, इस चक्रीय भाग में जो कार्य है उसको मैं W2 कह दूं। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये जो कार्य है वो नेगेटिव होगा, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगा रहा है, तो ये वाला जो कार्य है वो पॉजिटिव होगा। टोटल जो वर्क डन है वो होगा W1 प्लस W2 के इक्वल। अब बात करते हैं W1 की, तो W1 कितना होगा, ये भी एक ट्राइंगल है जिसे आप आधार गुणा ऊंचाई से इसका फॉर्मूला ट्राइंगल का क्षेत्रफल ज्ञात करके कार्य निकाल सकते हैं। तो 1/2, और ये देखो वैल्यू होगी माइनस में, क्योंकि W1 का मान क्या है, माइनस में। आधार, तो आधार तो यहां पर हो जाएगा 2V0 माइनस V0, फिर ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगी 3P0 माइनस 2P0। क्लियर। फिर प्लस में है W2, तो W2 की वैल्यू भी 1/2, आधार तो आधार 2V0 माइनस V0 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई यहां पर हो जाएगी 2P0 माइनस P0। देन यहां पर आप देखेंगे कि माइनस में 1/2 इंटू में V0 इंटू में P0, फिर प्लस में 1/2 V0 इंटू P0, फिर ये जो वर्क डन है वो 0 आ जाएगा। हमें ऑप्शन ए सही मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 2 मोल हीलियम गैस चित्र में दिखाए अनुसार चक्रीय प्रक्रम को संपन्न करती है, तो माना कि गैस के आदर्श होने के लिए गैस द्वारा किया गया कुल कार्य कितना होगा। तो यहां पर देखिए ये भी एक चक्रीय प्रक्रम है, और चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य हम इस के क्षेत्रफल के इक्वल निकाल सकते हैं, बट हमें जो आंसर है वो हमें लॉग की टर्म्स में दे रखा है, लॉगरिथम में हमें इसका आंसर दे रखा है, आर के पदों में आंसर दे रखा है। देन हम यहां पर देखिए ये जो बी से सी तक, बी से सी तक जो प्रक्रम है वो समतापीय है, और डी से ए तक ये भी एक समतापीय प्रक्रम है। इन दोनों में कार्य ज्ञात कर लेंगे, और ए से बी तक और सी से डी तक ये समदाबीय प्रक्रम है। तो इनमें चारों में हम अलग अलग कार्य फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे यहां से W ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में मैं आपको बता दूं कि ए से बी तक जा रहे हैं, देन यहां पर दाब कांस्टेंट रहता है, 2 ATM के इक्वल रहता है। देखिए समदाबीय प्रक्रम में जो किया गया कार्य होता है वो होता है NR। देखो वैसे तो हम कार्य को इस तरीके से P डेल्टा V से पुट कर सकते हैं, डेल्टा WAB बराबर हम P डेल्टा V, और P डेल्टा V को हम लिख सकते हैं NR डेल्टा T, NR डेल्टा T। तो डेल्टा T को मैं TF माइनस TI से पुट कर दूं, देन यहां से हमें क्या मिल जाएगा, N का मान हमें 2 दे रखा है, R 2R TF, अंतिम जो तापमान है वो है 400 माइनस प्रारंभिक तापमान है 300। देन WAB की जो वैल्यू है वो हमें मिल चुकी है 200R, ये प्लस में। फिर WCD की निकाल लेता हूं मैं पहले, WCD की, तो वो भी सेम तरीके से NRTF माइनस TI, N की वैल्यू 2, R TF अंतिम तापमान है 300, प्रारंभिक तापमान है 400। देन यहां से कितना आ जाएगा, माइनस में ये भी 200R आ जाएगा। तो टोटल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, तो इन दोनों की वजह से तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैं WBC फाइंड आउट कर लेता हूं। B से C तक हम जा रहे हैं, तो समतापीय प्रक्रम, और समतापीय प्रक्रम में जो किया गया कार्य होता है वो NRT। और देखिए वैसे तो जो समदाबी और समदाबी प्रक्रम में जो किया गया कार्य है वो P डेल्टा V, और समतापी प्रक्रम में जो किया गया कार्य है वो ये होता है NRT log
V2 अपॉन V1। तो बट यहाँ पर V के पदों में नहीं है, तो इसको हम दाब के पदों में इस तरीके से लिखते हैं, nRT log P1 अपॉन P2, या इसको हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं, log PI अपॉन P ऑफ। कि प्रारंभिक वाला दाब ऊपर आएगा, अंतिम दाब नीचे आएगा। देन यहां से क्या आ गया, 2R, और B से C पर जो टेम्परेचर रहता है वो है 400, और लॉग P की जो वैल्यू है, प्रारंभिक जो दाब है वो 2/1। तो ये WBC हमें मिल चुका है 800R, 800R log 2, 800R log 2 हमें मिल चुका है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अंतिम जो इसका पार्ट है इसमें भी वर्क डन हम फाइंड आउट कर लेते हैं, WDA, डेल्टा WDA। देन यहां से कितना आ जाएगा, NR, टेम्परेचर अब की बार है 300, log PI यहां पर जो दाब है वो है 1, और अंतिम जो दाब है वो है 2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो n का मान यहां पर हमारे पास में है 2, तो ये तो आ गया 600R log, इसको मैं log 2 पुट कर दूं तो एक माइनस का साइन यहां पर क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए टोटल वर्क डन जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये वाला प्लस में 200R, ये वाला माइनस में 200R एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा। तो टोटल जो वर्क डन है वो एक तो 800R log 2 और एक है माइनस में 600R log 2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 200R log 2 लिख सकते हैं। दोनों को टोटल करेंगे तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1 मोल आदर्श गैस के लिए चक्रीय प्रक्रम को VT ग्राफ में दर्शाया गया है, क्रमशः AB, BC, CA में किए गए कार्य कितने हैं, ये हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम AB, A से B तक ये समायतनिक प्रक्रम है, और समायतनिक प्रक्रम में जो किया गया कार्य होता है वो 0 होता है। तो ये 0 यहाँ पर ऑप्शन ए में भी दे रखा है, सी में भी दे रखा है, और डी में भी दे रखा है। तो ऑप्शन बी तो नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया यहीं से। फिर हम बात करते हैं बी सी। तो बी से जब सी पर हम जा रहे हैं तो यह है समतापीय प्रक्रम, और समतापीय प्रक्रम में जो कार्य है, समतापीय प्रक्रम में nRT log V2 अपॉन V1 होता है। तो यहां से n का जो मान है वो हमें 1 दे रखा है, तो n, तो ये आ गया हमारे पास में R, और टेम्परेचर यहां पर है T2 log V2 अपॉन V1, क्योंकि B से C पर जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है, T2 रहता है। तो R T2 log V2 अपॉन V1, R T2 log V2 अपॉन V1, ये ऑप्शन हमें सही दिख रहा है, ये वाला सही होने वाला है, और ये भी सही है यहां तक। तो सी या डी में से होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहां पर अंतिम जो इसका भाग है वो है सी से ए तक आ रहे हैं, सी से ए तक आ रहे हैं। तो आयतन में यहां पर कमी हो रही है, आयतन में यहां पर क्या हो रही है, कमी। तो यहां पर आप देखेंगे कि आयतन और ताप है वो एक दूसरे के समानुपाती है। ये समदाबीय प्रक्रम है। कौन सा प्रक्रम है, समदाबीय प्रक्रम। और समदाबीय प्रक्रम में जो कार्य है वो क्या होता है, देखिए हम देखते हैं WCA, और समदाबीय प्रक्रम में कार्य होता है P डेल्टा V, और P डेल्टा V को हम लिख सकते हैं अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन। तो ये आ जाएगा V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। देखिए इस फॉर्म में हमें ऑप्शन में कोई भी नहीं दे रखा है, ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो आदर्श गैस समीकरण PV बराबर हम जानते हैं 1 मोल के लिए RT, तो यहां से P बराबर हम क्या पुट कर देंगे, RT अपॉन V। और देखिए ये T1 V1 और R T2 अपॉन V2 दोनों में ही बराबर रहेगा प्रेशर। तो यहां पर R T1, तो WCA बराबर R T1 अपॉन V1, V1 माइनस V2, ये पुट कर सकते हैं हम। देन यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, ये वाली राशि हमें प्राप्त हो जाएगी।
ऑप्शन सी यहाँ सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि एक भाप इंजन प्रति मिनट इतना कार्य संपन्न करता है तथा अपनी भट्टी से प्रति मिनट इतनी ऊष्मा अवशोषित करता है तो इंजन की दक्षता क्या होगी। इंजन की दक्षता को हम नीटा से लिखते हैं, W अपॉन में Q से लिखा जाता है, Q1 से। तो ये तो है कार्य, प्रति मिनट इतनी अवशोषित करता है, इतना कार्य संपन्न करता है, तो 6 गुणा 10 की घात 8, ये तो वाकडन दे रखा है। Q1 की वैल्यू 5.4 गुणा 10 की घात 9 दे रखी है। तो देखिए 10 की घात 8 तो कट जाएगी, ये शेष रह जाएगा। तो 1/9, इसे आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100/9%, मतलब लगभग 11%। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ऊष्मा इंजन में स्रोत और अभिगम, ये तो स्रोत है और अभिगम का मतलब है, देखिए यहां पर वर्ड अभिगम यूज में लिया गया है सिंक के स्थान पर। तो स्रोत का जो टेम्परेचर 500 केल्विन और सिंक का जो टेम्परेचर है वो है 375। यदि इंजन प्रति चक्कर 25 गुणा 10 की घात 5 जूल ऊर्जा खपत करता है तो प्रति चक्कर किया गया कार्य क्या होगा। किसी भी उसमें इंजन की जो दक्षता होती है नीटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1 बराबर W अपॉन Q1 से आप पुट कर सकते हैं। तो यहां से हमें क्या निकालना है, W ज्ञात करना है प्रति चक्कर। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू में Q1। तो T1 की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 500, T2 की जो वैल्यू है वो है 375 बट्टे में 500 गुणा में Q1 की वैल्यू है वो है 25 गुणा 10 की घात 5। तो ये हमें मिल गया है 125 बट्टे में 500 गुणा 25 इंटू 10 की घात 5। 25 का भाग लगाएंगे तो इसमें ये 4 बार में चला गया और ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁵। तो ये हमें मिल चुका है ऑप्शन ए यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊष्मा इंजन की दक्षता नीटा है, ऊष्मा इंजन की दक्षता नीटा है। स्रोत और अभिगम मतलब स्रोत और सिंक के ताप 100 केल्विन द्वारा कम कर दिए जाते हैं तो इंजन की दक्षता वैसे बढ़ जाएगी। यहां पर आप ध्यान देंगे कि नीटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1 होता है। अब यहां पर नीटा बराबर, नया जो नीटा है उसको नीटा डैश से लिख दें। यहां पर हम टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, 100 से कम कर देते हैं, T2 माइनस 100 और T1 माइनस 100। देन यहां पर ये वाली जो वैल्यू है, देखिए जैसे हम कोई से भी वैल्यू एक बार कंसीडर करके मैं आपको बता दूं कि 300 और इसका मान 400, तो इसका मान आ गया हमारे पास में 1/4 मतलब 25%। नीटर डेज में 100 तापमान कम कर रहे हैं तो ये तो रह गया 200 और ये रह गया 300। देन यहां से ये हमारे पास में आ गया है 1/3 मतलब 33.3%। तो जो दक्षता है वो बढ़ती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं कि जब अभिगम मतलब जो सिंक है उसका टेम्परेचर 58 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कर दिया जाता है तो इंजन की दक्षता, इसकी दक्षता कितनी है 0.25, तो इसकी दक्षता दुगुनी हो जाएगी। तो स्रोत का तापमान क्या होगा। देखिए पहले हमारे पास में जो दक्षता है नीटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1 और इस नीटा का मान 0.25 है, 0.25 मतलब 1/4 बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये तो प्रथम स्थिति में दे रखा है। द्वितीय स्थिति में ये कहा गया है, देखो यहीं से मैं पुट कर रहा हूं, दक्षता दुगुनी हो जाएगी तो 2 गुणा 1/4 हो जाएगी। यदि आप क्या कर दें 1 माइनस जो अभिगम है या जो सिंक है उसका टेम्परेचर 58 डिग्री से क्या कर दें, कम कर दें, तो जो नया जो स्रोत का तापमान है वो हमें ज्ञात करना है, T1 डैश ज्ञात करना है। चलिए तो यहां से देखिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले तो हम यहां से हम ज्ञात कर लेते हैं T2 बट्टे में T1, T2 बट्टे में
T1 हम ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास में T2 बट्टे में T1 बराबर आ जाएगा 1 माइनस 1/4 जो कि 3/4 आ जाएगा। क्लियर। दूसरी वाली स्थिति के अंदर ये तो आ गया हमारे पास में 1/2 बराबर 1/2। देखिए ये जो स्रोत का टेम्परेचर है उसमें कोई बदलाव नहीं करें, हमें इस T1 की वैल्यू ही ज्ञात करनी है। 1/2 1 माइनस से T2 माइनस से 58 बट्टे में T1, इसको बराबर के इस तरफ ले आते हैं तो T2 माइनस 58 बट्टे में T1 बराबर 1 माइनस 1/2 बराबर 1/2। तो यहां से T2 तो T2 माइनस 58 ये तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया T1। और हमें एक बार वैल्यू यहां से T देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में 2T2 माइनस 58, तो ये आ गया 116 बराबर T1। ये हमें मिल चुका है। और देखिए यहाँ T2 की जो वैल्यू है वो मैं पुट कर सकता हूँ, T2 बराबर 3/4 T1। देन यहाँ पर कितना आ जाएगा, T2 की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 3/4 T1 माइनस में T1 बराबर 116। और यहाँ से देखिए ये 2 बार में कट गया है 0.5 T1 बराबर 116, T1 बराबर आ गया है 116.5 बराबर 232। ये हमें मिल चुका है। क्लियर। ये हमें आंसर 232 डिग्री सेंटीग्रेड मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का निष्कर्ष है कि, देखिए ऊष्मागतिकी के दूसरा नियम का निष्कर्ष क्या है कि किसी भी इंजन की दक्षता नीटा 0 के बराबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। किसी भी इंजन की दक्षता नीटा 1 के बराबर नहीं हो सकती। देखिए व्यवहारिक रूप में किसी भी इंजन की दक्षता 1 के इक्वल नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। आगे वाले ऑप्शन भी देख लीजिए, किसी भी इंजन की दक्षता नीटा 1 से अधिक नहीं हो सकती और किसी भी उसमें इंजन की दक्षता नीटा 1 से कम नहीं हो सकती। ये तो पॉसिबल है ही। देखो ये किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निष्पादन गुणांक 1/3 के साथ एक परिस्थितक गर्म उष्मा भंडार को 200 जूल उष्मा मुक्त करता है तो कार्यकारी पदार्थ पर किया गया कार्य है। यहां पर हमें निष्पादन गुणांक बीटा बराबर दे रखा है Q2/W बराबर हम जानते हैं Q2/Q1 माइनस Q2, और इस बीटा की वैल्यू हमें 1/3 दे रखी है। तो जो वैल्यू हमें Q1 की वैल्यू है ये हमें दे रखी है 200 जूल। देन इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, Q2 निकाल लेंगे और Q2 जब हमारे को मिल जाएगा तो हमें W भी मिल जाएगा जो कि Q1 माइनस Q2 के इक्वल होगा। तो 1/3 बराबर Q2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, Q1 का मान हमें 200 दे रखा है, तो 200 माइनस से Q2 बराबर आ गया है 3Q2, यह आ गया 4Q2 बराबर 200, और Q2 बराबर हमें कितना मिल चुका है 200/4 मतलब 50 जूल। तो ये Q1 का जो मान है वो 200, Q2 का मान है वो 50, W का जो मान है वो आ जाएगा 150 जूल। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब किसी रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रखा जाए तो कमरे का ताप इंक्रीज हो जाता है, अधिक हो जाता है। ये क्वेश्चन हमने वैसे थ्योरी जब आपको बताई थी, पढ़ाई थी, तो उस टाइम पर भी बता दिया था।
तो कमरा गर्म हो जाएगा, क्योंकि जो नष्ट हुई जो उष्मा है वो उत्सर्जित उष्मा से कम होती है, इसलिए जो कमरा है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चित्रानुसार कोई उष्मा इंजन के एक चक्कर में Q1 एवं Q2 क्रमशः उष्मा भंडार T1 को दी जाने वाली तथा T2 से ली जाने वाली उष्मा है। देखो, उष्मा भंडार T1 को दी जाने वाली उष्मा तो है Q1 और T2 है ली जाने वाली उष्मा। W इंजन पर किया गया यांत्रिक कार्य है, और यदि W ग्रेटर देन 0 की संभावनाएं है, W ग्रेटर देन क्या है, 0, W पॉजिटिव कब कब रह सकता है, तो W जब पॉजिटिव रहेगा तो उस स्थिति में देखिए हम आपको बता दें कि यहां पर Q1 है, ये जो Q1 आप देख रहे हैं ये Q2 प्लस W के इक्वल होगा, Q2 प्लस W के इक्वल। तो यहां पर आप देखेंगे कि Q1 है वो बड़ा होगा, Q2 छोटा होगा, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि W है वो पॉजिटिव है, यदि W कैसा है, ग्रेटर देन 0, W ग्रेटर देन 0 है, तब यहां पर देखिए ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होने वाला है, Q1 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन 0, 0 से ये दोनों ही बड़ी है। अब ये दोनों ही जब ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो तब की बातें हैं, ठीक है। तब तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। फिर एक ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही नेगेटिव हो, दोनों ही कैसे हो, नेगेटिव में हो, W पॉजिटिव में चल सकता है, फिर भी Q1 की वैल्यू क्या रहे, नेगेटिव में रहे। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो 0 है वो सबसे बड़ा होगा, 0 क्या होगा, सबसे बड़ा, फिर Q1 फिर Q2, ये वाली स्थिति भी सही होने वाली है। तो यहाँ पर यह वैसे तो स्पष्ट दिख नहीं रहा है, तो 1 और 3 नंबर यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से नहीं दिख पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रेफ्रिजरेटर के अंदर 7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर खाद्य पदार्थों को रखने के लिए होता है। यदि कमरे का तापमान 38 डिग्री हो तो रेफ्रिजरेटर का निष्पादन गुणांक क्या होगा। देखिए जो T1 है इसका टेम्परेचर हमें 38 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, कितना दे रखा है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें हम 273 जब जोड़ देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में, और T2 हमें 7 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, जो कि 273 प्लस 7 280 केल्विन हो जाएगा। हमें रेफ्रिजरेटर का निष्पादन गुणांक पूछा है, जो कि T2 अपॉन T1 माइनस T2 के इक्वल होता है। तो T2 की जो वैल्यू है वो है 280 बट्टे में 311 माइनस 280, तो 280 बट्टे में ये हमारे पास में आ गया है 31, तो 280 में 31 का भाग लगाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 9 पॉइंट कुछ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रशीतक जिसकी दक्षता 25% है, निष्पादन गुणांक क्या होगा। देखिए हमने एक रिलेशन आपको बताया है, बीटा बराबर 1 माइनस नीटा अपॉन नीटा, तो नीटा की जो वैल्यू है वो 25% दे रखी है, मतलब 1/4, तो बीटा कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/4 अपॉन 1/4, तो ये आ गया 3/4 अपॉन 1/4 बराबर 3, तो ये आ गया ऑप्शन बी यहां पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि रेफ्रिजरेटर का निष्पादन गुणांक बीटा 5 है तथा 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर कमरे के ताप पर कार्य करता है तो रेफ्रिजरेटर के अंदर का तापमान क्या होगा।
देखिए हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर बीटा है वो दे रखा है 5, बीटा हमें 5 दे रखा है। इसके अलावा कमरे का जो तापमान है इसके ऊपर ये काम कर रहा है। T1 की जो वैल्यू है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो 27 प्लस 273, तो ये तो हो जाएगा 300 केल्विन। हमें T2 यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए बीटा बराबर होता है T2 अपॉन T1 माइनस T2। देन यहाँ से देखिए बीटा की जो वैल्यू है वो है 5 बराबर T2 हमें ज्ञात करना है, T1 हमें 300 दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1500 माइनस 5 T2 बराबर T2, तो ये आ जाएगा 6 T2 बराबर 1500 और T2 बराबर आ गया है 1500 बट्टे में 6, ये हमें मिल चुका है 250 केल्विन। तो 250 केल्विन ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रशीतक के अंदर का जो टेम्परेचर है, प्रशीतक के अंदर का जो तापमान है वो है T2 डिग्री सेंटीग्रेड और आदर्श व्यवस्था में खपत की गई ऊर्जा प्रत्येक जूल के लिए कमरे को दी गई ऊष्मा की मात्रा हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो प्रशीतक के अंदर क्या होता है वो देख लीजिए कि बीटा बराबर होता है, देखिए बीटा का जो फॉर्मूला है वो है Q2 अपॉन W, Q2 अपॉन W बराबर होता है T2 अपॉन T1 माइनस T2। यहां पर देखिए कि विद्युत ऊर्जा के प्रत्येक जूल के लिए तो W बराबर हमारे को दे रखा है 1 जूल, हमें Q2 ज्ञात करना है, तो यह आ जाएगा T2 माइनस T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो T2 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो T2 डिग्री सेंटीग्रेड और बट्टे में T1 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस T2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे तो T2 प्लस 273 और इन दोनों में से 273 घटाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़े, जोड़ेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये हमें मिल जाएगा Q2 की वैल्यू। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से क्या एक ऊष्मा इंजन के लिए Q2 बराबर 0 को निषिद्ध करता है? देखिए जो उष्मागतिकी का दूसरा नियम है उसमें केल्विन और प्लांक का जो स्टेटमेंट है वो Q2 बराबर 0 को इंगित करता है। केल्विन एवं प्लांक के कथन में यही कहा गया है कि ऐसे उसमें इंजन का निर्माण करना संभव नहीं है जो सारी की सारी ऊष्मा को कार्य में रूपांतरित कर दे, सिंक को दी जाने वाली ऊष्मा 0 हो। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रशीतक का दरवाजा खुला रखकर हम कमरे को ठंडा नहीं रख सकते, यह निम्न में से किसके विरुद्ध है? हम ये जानते हैं कि ठंडा नहीं कर सकते, ये उष्मागतिकी के द्वितीय नियम के विरुद्ध है, क्योंकि दूसरा नियम यही तो कहता है कि हम उष्मा का प्रवाह ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोई प्रक्रम उत्क्रमणीय कहा जा सकता है, कोई भी प्रक्रम है वो उत्क्रमणीय कहा जा सकता है जब निकाय और प्रवेश दोनों अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। तो निकाय के साथ साथ प्रवेश दोनों ही अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं में वापस आ जाए, तो उस प्रक्रम को हम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे वर्णित प्रक्रमों में से कौन सा प्रक्रम अनुत्क्रमणीय है? अनुत्क्रमणीय का मतलब हो गया कि निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटना चाहिए। तो देखिए किसी लोहे की छड़ को पीटने से उसमें होने वाली तापमान में वृद्धि, ये एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण है। किसी छोटे पात्र में T1 तापमान पर भरी गैस को उच्च ताप T2 तापमान पर बड़े उष्मा भंडार के संपर्क में लाने पर गैस के तापमान को बढ़ाना, ये भी एक अनुत्क्रमणीय है। रुद्धोष्म दीवारों वाले पिस्टन बेलन व्यवस्था में बंद आदर्श गैस पिस्टन पर W भार डालने पर गैस का संपीड़न, ये तीनों ही अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। वैसे विद्यार्थियों सारे के सारे जो प्रक्रम होते हैं
वो अनुत्क्रमणीय होते हैं। कोई भी प्रक्रम है वो पूर्णतः उत्क्रमणीय प्रक्रम नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्नो इंजन है, तो देखिए कार्नो इंजन एक उत्क्रमणीय इंजन है। ये दो तापों T1 तथा T2 के मध्य कार्य करने वाले अधिकतम दक्षता वाला इंजन है। दो रुद्धोष्म प्रक्रमों से जुड़े दो समतापी प्रक्रमों से बना ये वाला इंजन होता है। तो इसमें ये सभी सही आएगा। ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कार्नो के ऊष्मा इंजन की दक्षता 0.5 है जब स्रोत का तापमान T1 है तथा अभिगम का तापमान T2 है। अन्य कारणों के ऊष्मा इंजन की दक्षता भी 0.5 है, तो द्वितीय इंजन के स्रोत और अभिगम के तापमान क्या होंगे? तो देखिए पहले इंजन की दक्षता नीटा बराबर हमें दे रखा है 1 माइनस T2 अपॉन T1, और दूसरे इंजन की भी दक्षता इतनी है। तो आप यहां पर ध्यान देंगे 1 माइनस T2 अपॉन T1, तो 2T2 अपॉन 2T1, तो यहां से ये कट जाएगा, यहां से 2 तो कट जाएगा, दक्षता सेम वही आएगी। तो ये ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कार्नो इंजन जिसकी दक्षता 40% है 500 केल्विन ताप पर रखे स्रोत से ऊष्मा लेता है। यह माना जाता है कि किसी इंजन की दक्षता 60% हो तो समान अभिगम के लिए गहन किया गया ताप होना चाहिए। देखिए हमें यहां पर क्या कहा गया है, एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए कि हमें प्रथम स्थिति में पहले प्रथम स्थिति में जो इंजन है 500 केल्विन ताप पर रखे स्रोत से ऊष्मा लेता है। तो पहली स्थिति के अंदर हमें जो नीटा है वो 40% दे रखा है, और जो T1 है ये दे रखा है 500 केल्विन, और T2 हम यहां से ज्ञात कर लेंगे। तो नीटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1, तो ये 40 बट्टे में 100 बराबर 1 माइनस T2 अपॉन 500। तो ये तो हमें क्या मिल जाएगा, T2 अपॉन 500 बराबर 1 माइनस 2 बट्टे में 5। तो T2 बराबर यहां से कितना आ जाएगा 3/5 इंटू 500। T2 बराबर आ गया है 300 केल्विन। ठीक है, अब इस वाली स्थिति को हम द्वितीय स्थिति में यूज में लेंगे। द्वितीय स्थिति में देखिए क्या है, द्वितीय स्थिति में ऐसा है कि जो दक्षता है वो तो आपके पास में है 40%, और T2 आपको उतना ही रखना है 300 केल्विन। तो T1 स्रोत का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, तो 1 माइनस से T2 अपॉन T1 ये नीटा के इक्वल हो जाएगा। सॉरी, अब की बार जो दक्षता है वो है 60%, तो 60 बट्टे में 100 बराबर 1 माइनस T2 300 बट्टे में T1। तो यहां इसको हम क्या लिख दें, 300 बट्टे में T1 बराबर 1 माइनस 3/5। तो 300 बट्टे में T1 बराबर 2/5, और T1 बराबर आ जाएगा 1500 बट्टे में 2 बराबर 750 केल्विन। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कार्नो इंजन 137 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी उष्मा भंडार से 750 जूल उष्मा ऊर्जा अवशोषित करता है तथा प्रत्येक चक्र के दौरान 500 जूल उष्मा निष्कासित करता है, तो अभिगम का तापमान क्या होगा? यहां पर आप ध्यान देंगे हमें अभिगम का तापमान पूछा है, जबकि T1 बराबर हमें 137 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका मतलब ये आ गया 410 केल्विन। ठीक है,
ये ऊष्मा भंडार से अवशोषित ऊष्मा Q1 बराबर दे रखा है 750 जूल, और प्रत्येक चक्र के दौरान निष्कासित ऊष्मा है Q2 बराबर 500 जूल। हमें यहां पर पूछा है T2। तो देखिए किसी कार्नो इंजन की जो दक्षता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1 की टर्म्स में हम पुट कर सकते हैं। देन यहां से Q2 अपॉन Q1 बराबर T2 अपॉन T1 पुट कर सकते हैं। देन यहां से T2 बराबर क्या आ जाएगा, Q2 अपॉन Q1 इंटू में T1। तो Q2 की जो वैल्यू है वो है 500, Q1 की जो वैल्यू है वो है 750, T1 की वैल्यू है वो है 410। तो ये देखो 2 बार में और ये 3 बार में, तो ये आ जाएगा 820 बट्टे में 3। तो 820 के अंदर हम 3 का भाग लगाएंगे तो 2, फिर 2 22, 21 के एक बार में चला गया, सॉरी 6 बार में ही जाएगा ये, 22 हो गया तो 7 बार में चला गया, 10 शेष रह गया तो 3, फिर 0.33, ऐसे ही चलता जाएगा। देन यहां से ये केल्विन में आएगा, ये किस में आएगा, केल्विन में। तो इसमें 273 हम 73.15 घटा दें, 273.15, क्योंकि जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो तो 273.15 है, और यदि 273 ही घटाते हैं तो 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्नो इंजन 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊष्मा भंडार से 900 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त करता है तथा इसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिगम के लिए उत्सर्जित करता है, तो इंजन द्वारा किया गया कार्य होगा। कार्नो इंजन दे रखा है और T1 की जो वैल्यू है वो 723 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखी है। तो 723 प्लस 273, तो यहां से ये हो जाएगा 1000 केल्विन। T2 बराबर हमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो 30 प्लस 273 बराबर आ जाएगा 303 केल्विन। ये ऊष्मा भंडार से जो प्राप्त ऊष्मा है वो है 900 किलो कैलोरी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 900 गुणा 10 की घात 3, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर आंसर कैलोरी में ही है, तो कैलोरी में ही रहने दीजिए, ये कैलोरी। अब देखिए कार्नो इंजन में नीटा बराबर होता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1, और कंपेयर करेंगे तो Q2 अपॉन Q1 बराबर हो जाएगा T2 अपॉन T1, और Q2 बराबर आ जाएगा T2 अपॉन T1 इंटू में Q1। Q2 T2 का मान कितना है 303, और T1 का जो मान है वो कितना है 1000। Q1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 900 गुणा 10 की घात 3, तो 10 की घात 3 यहां से कैंसिल हो गई है, 9 को इससे गुणा कर दीजिए, 9 हो गया, 0 हो गया, 9 हो गया, फिर 2 0 हो गए। ये आ गया है Q2। हमें यहां पर वाकड़न फाइंड आउट करना है, तो Q1 माइनस Q2, W बराबर क्या होगा Q1 माइनस Q2। तो Q1 का मान कितना है, हमने थोड़ा सा टेम्परेचर में ऐड करने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। देखिए यहां पर जब 273 जोड़ेंगे, चलिए इसको दोबारा देखेंगे, यहां से देखना स्टार्ट कीजिए कि 273 जोड़ेंगे तो 996 आएगा, 996 केल्विन, और Q2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी
303 बट्टे में 996 इंटू हमारे पास में 9 गुणा 10 की घात 5। देन यहां से Q2 की जो वैल्यू है वो हमें 2.73 गुणा 10 की घात 5 कैलोरी प्राप्त हो जाएगी। W बराबर Q1 माइनस Q2। Q1 में से Q2 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये कितना है 9 गुणा 10 की घात 5 और Q2 की जो वैल्यू है वो है 2.73 गुणा 10 की घात 5 और ये यहाँ पर हमारे पास में जाएगा 6.27 इंटू 10 द पावर 5 कैलोरी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक कार्नो चक्कर प्रति 1.5 किलो जूल यांत्रिक कार्य संपन्न करने के लिए T1 बराबर 600 केल्विन और T2 बराबर 300 केल्विन के मध्य कार्य करता है तो ऊष्मा भंडार द्वारा इंजन में स्थानांतरित ऊष्मा है। देखिए कार्नो इंजन है और यांत्रिक कार्य संपन्न करता है तो W बराबर हमें कितना दे रखा है 1.5 गुणा 10 की घात 3 जूल। T1 हमें दे रखा है 600 केल्विन और T2 हमें दे रखा है 300 केल्विन। ऊष्मा भंडार द्वारा इंजन में स्थानांतरित ऊष्मा हमें Q1 पूछा है। हम आपको बता दें कि नीटा बराबर होता है W बट्टे में Q1 बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1। हमें Q1 पूछा है तो Q1 बराबर आ जाएगा W अपॉन, देखो एलसीएम ले लें यहां से इसको तो T1 माइनस T2 इंटू में T1। तो W की जो वैल्यू है वो है 1.5 गुणा 10 की घात 3। T1 का जो मान है वो है 600 और ये आ जाएगा 300। T1 माइनस T2 कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो ये आ गया 3 गुणा 10 की घात 3 जूल मतलब 3 किलो जूल। तो ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कार्नो इंजन को दी गई ऊर्जा इसके द्वारा, ये द्वारा है, इसके द्वारा किए गए कार्य से तिगुना है तो अभिगम को मुक्त की गई ऊष्मा का अंश होगा। यहां पर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए कि किए गए कार्य से तिगुना है। कार्नो इंजन को दी गई ऊष्मा, तो दी गई ऊष्मा को हम लिखते हैं Q1 से और ये किए गए कार्य से 3 गुना है। तो अभिगम को मुक्त की गई ऊर्जा का अंश है, अभिगम को मुक्त की गई ऊर्जा का अंश। तो हमें Q2 अपॉन Q1 ज्ञात करना है। Q2 अपॉन Q1 हमें ज्ञात करना कि Q1 में से Q2 को कितनी दी गई, मतलब सिंक को या अभिगम को कितनी ऊष्मा का स्थानांतरण किया गया। अब देखिए हम क्या जानते हैं W अपॉन Q1 बराबर जानते हैं 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो यहां से Q2 अपॉन Q1 बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस W अपॉन Q1। तो देखिए Q1 की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां से। Q1 की वैल्यू है 3W, ये आ गया 1 माइनस 1/3, तो ये आ गया 2/3। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कार्नो इंजन भाप बिंदु और बर्फ बिंदु के मध्य कार्य कर रहा है तो इसकी दक्षता क्या होगी। नीटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1। यहाँ पर T1 हमें दे रखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 373 केल्विन। T2 जो निम्न ताप वाला भाग होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन। तो नीटा बराबर 1 माइनस 273 बट्टे में 373। तो यहां से 1 ये तो आ जाएगा गुणा हो जाएगा, यहां से एलसीएम ले लीजिए। तो 373 माइनस 273 बट्टे में 373, तो ये आ गया 100 गुणा में 100। अब ये परसेंटेज में आ गया 373 और जब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे
तो हमें 26.8% मिलने वाला है। 26.8 ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 127 डिग्री सेंटीग्रेड और 77 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य कार्यरत कार्नो इंजन की दक्षता क्या होगी? तो नीटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1 होता है। तो T1 उच्च तापमान होता है, यहाँ पर 127 दे रखा है। 127 में आप 273 जोड़ दीजिए, ये आ गया है 400 केल्विन। T2 निम्न तापमान होता है, 77 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। 77 में भी 273 जोड़ दीजिए, तो यहां से हमारे पास में कितना आ जाएगा? 350 केल्विन। तो नीटा बराबर कितना आ जाएगा? 1 माइनस से 350 बट्टे में 400, ये हमें मिल जाएगा 7 बट्टे में 8, 1 बट्टे में 8, और परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100 से इसको गुणा कर दीजिए, 12.5% आ जाएगा। 8 का भाग लगाएंगे तो 12 बार में चला गया, फिर 40 5 बार में, तो 12.5%। वैसे 12.5 यहाँ पर त्रुटि बस छपा नहीं है, 12.5 आएगा कुल मिलाकर बात यह है। तो विद्यार्थी, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने ऊष्मागतिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखे, समझे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लेकर लौटेंगे जिसमें हम अणुगति सिद्धांत से संबंधित थ्योरेटिकल पार्ट लेकर लौटेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।